गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उस्मान गनी सर म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। गद्य पाठ 12 एक नई शुरुआत। लेखक हैं जाकिर अली रजनीश। आज हम इसका पार्ट 3 यानी कि तीसरा भाग आज हम बनाने वाले हैं और उसमें विषय परिचय और जो बाकी रह गया पाठ है उनकी आज हम बात करेंगे, उसको पढ़ेंगे और साथ में जो शब्दार्थ और मुहावरे हैं उनकी भी आज हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, जो बाकी रह गया पाठ है उनको पढ़ते हैं और कुछ शब्दार्थ हैं उन शब्दार्थों को भी हम समझते हैं। नाले के किनारे बनी झुग्गियों के बाहर काफ़ी चहल पहल थी। वहाँ पर अभी अभी शराब पीकर आए दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। पास में चेचक के दो मरीज लेटे हुए थे। उनसे थोड़ी दूरी पर बैठे बच्चे खाना खाने की जिद कर रहे थे। उनकी माँ पास में चल रहे चूल्हे की गीली लड़कियों से झूलते हुए अपने बच्चे को बुरी तरह से डांट रही थी। उधर माधवन की दशा देखने लायक थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कभी वह फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन कर रहा था, कभी बिजली के मिस्त्री को और कभी अपने आप से बातें करने लग रहा था। उस उपक्रमों में 15 मिनट का समय कब व्यतीत हो गया यह पता ही नहीं चला। सहसा माधवन के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाला और सीधे बिजली के स्विच से जोड़ दिया। देखते ही देखते कमरा रोशनी से भर गया। मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो उठा। संयोग की बात यह थी कि प्रोफेसर का शरीर अभी भी नियंत्रण कक्ष की सीमा में था। मशीन की कार्यप्रणाली ऑन होते ही वे तरंगे रिसीवर की ओर घूम गई। कुछ ही क्षणों में वे तरंगे प्रक्षेपण यंत्र द्वारा रिसीव कर ली गई और उसकी कार्यप्रणाली पुनः उन तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने लगी। माधवन जल्दी से रिसीवर के चैम्बर के पास पहुंचा और उसमें लगे बटनों को दबाने लगा। चंद क्षणों में अंतराल के पश्चात रिसीवर ने सारी प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने का संकेत दिया। उसी क्षण रिसीवर के चैम्बर में हलचल हुई और प्रोफेसर रामिस बाहर आ गए। माधवन अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं सका। वहां लपक कर प्रोफेसर के पास पहुंचा और उन्हें अपनी बाहों में भींच लिया। लेकिन अगले ही क्षण प्रोफेसर का अचेत शरीर माधवन की बाहों में था। माधवन ने प्रोफेसर को बगल में कमरे में लिटा दिया और बिना कोई समय गवाए डॉक्टर को बुलाने के लिए फ़ोन मिलाने लगा। डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर का चेकअप किया। उन्होंने प्रोफेसर रामिस को एक इंजेक्शन लगाया और फिर दिशा निर्देश देकर चले गए। लगभग आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रामिस को होश आया। यह देखकर माधवन की जान में जान आई। वह बोला, बधाई हो सर, आपका प्रयोग। प्रोफेसर रामिस के मस्तिष्क के काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी।
एक और थी उनकी वर्षों की मेहनत, उनका महान आविष्कार, जो उन्हें भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध दिलाने वाला था। दूसरी ओर था उनका कुछ क्षणों का वह अनुभव जिससे वे अभी थोड़ी देर पहले ही दो चार हुए थे। नाले के संडाद मारते पानी के किनारे बजबजाती हुई मानवीयता के उन्हें हिलाकर रख दिया था। उन्हें अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर आने लगा था। और ठीक उसी समय माधवन की बात उनके कानों तक पहुंची। उन्होंने रामेश की बात बीच में ही काट दी। प्रयोग? कैसा प्रयोग? अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है। उनको जीवन की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। यह बहुत बड़ा काम है और कर्म, और अभी तो इसकी शुरुआत होने भी शेष है। यह कहते हुए प्रोफेसर रामिस खड़े हुए और कमरे से बाहर निकल गए। माधवन हैरान परेशान उनके पीछे भागा। वह यह समझ भी कैसे सकता था कि इस दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर रामिस पर क्या बीती थी और किन हालात में वे इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम हुए थे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने आज इस पाठ को संपूर्ण तरह से पढ़ा और उनके जो दो पाठ हमने बनाए उनमें शब्दार्थों की भी बात की। आज भी हम शब्दार्थों की भी बात करेंगे जो शेष रह गए हैं। एक नई शुरुआत एक सर्वथा नवीन काल्पनिक वैज्ञानिक एवं अनुसंधान पर आधारित एक रचना है। इसमें विज्ञान के एक प्रचलित सिद्धांत पर आधारित दो वैज्ञानिकों द्वारा मनुष्य के शरीर को तरंगों में रूपांतरित कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की तकनीक और उससे संबंधित प्रयोगों का रोचक ढंग से विस्मयकारी वर्णन किया गया है। मानव प्रक्षेपण यंत्र दो खंडों में विभक्त था। उसका एक खंड प्रोफेसर रामिस की प्रयोगशाला में था और दूसरा खंड वहां 500 मीटर दूर उनके सहयोगी माधवन के घर में स्थापित था और वहां से यह प्रयोग की शुरुआत होती है। तो बच्चों, यहाँ पर आज हमने इस पाठ को पढ़ा है और जो शब्दार्थ रह गए हैं उनकी हम बात करते हैं। शब्दार्थ है प्रक्षेपण, तो उसका अर्थ होगा फेंकना, ऊपर से मिलाना। दूसरा शब्द है दमक। दमक यानी कि चमक, प्रभा भी कहते हैं। शब्द है छोर, तो उसका अर्थ होगा सिरा, सीमा या किनारा। कलपुर्जा, इस शब्दार्थ का अर्थ होगा मशीन की पुर्जे। जटिल शब्द है, उनका अर्थ होगा पेचीदा या कठिन। सिफारिश, तो उसका अर्थ होगा संस्तुति, खुशामद भी कहते हैं। आणविक शब्द है, उनका अर्थ होगा अणु संबंधी। जुग्गिया, तो इसका अर्थ होगा मलिन या गंदी बस्ती। अब कुछ मुहावरे हैं, उनकी हम बात करते हैं। दम साधे बैठना, तो उसका अर्थ होगा चिंता के साथ प्रतीक्षा करना। दूसरा है बाहों में भींच लेना, तो उसका अर्थ होगा, यानी मुहावरे का अर्थ होगा आलिंगन देना। हाथ पैर फूल जाना, तो अर्थ होगा घबरा जाना। दूसरा मुहावरा है हक्का बक्का रह जाना,
तो उस मुहावरे का अर्थ होगा आश्चर्यचकित हो जाना। दिमाग में विचार कौंधना, इसका अर्थ होगा अचानक विचार आना। दो चार होना, तो उसका मुहावरे का अर्थ होगा रूबरू होना या सामना होना। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने आज गद्य पाठ 12 एक नई शुरुआत और लेखक जाकिर अली रजनीश बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर गद्य पाठ हमको दिया है, लिखा है। हमने आज इसको पढ़ा और जो जटिल कठिन शब्दार्थ थे उन शब्दार्थों को भी हमने समझा है। आगे जो हम पार्ट 4 यानी कि प्रश्नोत्तर की भी चर्चा करेंगे और उसके पाठ का शॉर्ट में हम सार को भी समझेंगे। तो हम जो पार्ट 4 यानी कि चौथा भाग इस पाठ का बनाएंगे, उसमें हम पाठ का सार और जो बाकी रह गए स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं उन प्रश्न की भी हम बात करेंगे। तो आज का यहाँ टॉपिक हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अलविदा, नमस्कार।